हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कर रहे थे चैप्टर नंबर सेकंड फिजिक्स का गाउस के नियम व इसके अनुप्रयोग, और आज इसका पार्ट नंबर 12 है। मतलब अपना चैप्टर इस जो पार्ट है इसमें अपने कंप्लीट कर देंगे। टॉपिक इसके सब कंप्लीट हो जाएंगे, फिर ओनली क्वेश्चंस बचेंगे। और आज अपने जो लास्ट दो टॉपिक हैं वो वाले हैं। पहला जो टॉपिक है वह है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, और दूसरा टॉपिक है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। ठीक है, ये दो टॉपिक अपने इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यानी कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो टॉपिक है। और इससे आगे वाला टॉपिक देखो, ये वाला टॉपिक तो जो आपने पिछला टॉपिक किया ना विद्युत दाब वाला, उसी पर आधारित टॉपिक है ये। विद्युत दाब और बल निकाला था जो आपने पिछला टॉपिक था, उसमें आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला, तो उसी पर आधारित ये टॉपिक है। और इसी पर आधारित इससे अगला वाला टॉपिक है। ठीक है, तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। इसमें अपने को क्या ज्ञात करना है कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा निकालनी है। यानी कि आपको ऊर्जा निकालनी होगी विद्युत क्षेत्र में, और उसको आयतन से भाग दे देना है। बस इतनी बात आपको निकालनी है। एक बात और आपको बता दूं कि कई वीडियो में तो मैं अपना चेहरा दिखाता हूं, यानी कैमरा ऑन करता हूं, कईयों में नहीं करता हूं। तो उसका रीज़न ये है कि कई बार तो मैं तैयार होता हूं और कई बार नहीं होता। तभी मैं जब तैयार होता हूँ तो उस वाली वीडियो में मैं अपना चेहरा आपको दिखा देता हूँ, और जिसमें मुझसे नहीं हुआ जाता तो बिना चेहरे के तो आपको तो पढ़ने से मतलब होना चाहिए। तो देखिए अपना जो टॉपिक है कि अपने अपने को एक क्या दिया हुआ है, चालक दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी आवेशित चालक के बाहर की ओर बल और दाब कार्य करता है। ये अपने पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। जो इस पर क्या लगता है, बल लगता है। यानी कि जब किसी आवेशित चालक को अपने क्या दे दें, आवेश दे दें बाहर पर, जैसे मान लो इसको पॉजिटिव आवेश दे दिया, तो बाहर की ओर क्या करता है, एक बल कार्य करता है। वो क्यों कार्य करते हैं? क्योंकि जो इसे आवेश देंगे वो आवेश एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और इस बल की दिशा में ही यहाँ पे क्या करता है, दाब कार्य करता है। उस बल और दाब का मान अपने प्रीवियस वीडियो में निकाला था। तो अब अतः हमें इस चालक के पृष्ठ को विस्थापित करना हो या वही आकृति में रखना हो तो हमें बाह्य कार्य करना पड़ता है। अब देखो कि अगर मान लो देखो कि इसको जब आप आवेश दोगे तो एक बाहर की ओर बल कार्य करने लग जाएगा। तो ये बल इस चालक की आकृति में क्या करेगा, परिवर्तन करेगा, या इसकी आकृति को बढ़ाएगा या इसे बाहर की ओर खींचेगा। मतलब गोले का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर अपने इसको वही साइज रखना हो या फिर और ज़्यादा दबाना हो इस गोले को, कि जैसे मान लो इस गोले को आर त्रिज्या का ये कोई चालक गोला है, ठीक है, और इसको आपको कह दें भी इसकी जो त्रिज्या आर माइनस डी आर करनी है, तो आपको बाहर से इसको क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। मतलब कि जो आपका बल है, जो आवेश के कारण बल लग रहा है एफ, वो तो क्या लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है। तो जब आप इसे दबाना चाहोगे तो आपको इस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कार्य करना पड़ेगा दबाने में। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अतः हमें इस चालक के पृष्ठ को विस्थापित करना हो, आपको कह दें भी आर त्रिज्या का चालक है, इसकी त्रिज्या आर माइनस डी आर कर दो, मतलब चारों ओर से दबा दो। तो हमें क्या करना पड़ता है, बाह्य कार्य करना पड़ता है। इस पर बल लगाएंगे, बल से ये चालक क्या होगा, विस्थापित होगा, और वो विस्थापन से क्या होगा, अपना कार्य आ जाएगा। बल और विस्थापन दोनों आ गए तो मतलब वहाँ पे क्या आ गया, कार्य आ गया। और यह कार्य चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मतलब कि जब अपने आवेशित चालक को अगर दबाना चाहें तो अपने दबाने में क्या करना पड़ेगा, उसको कार्य करना पड़ेगा। और पिछले साल आपने पढ़ा था कि किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये अपने को बताती है कार्य ऊर्जा प्रमेय, बताती थी ना। तो अब यहाँ पे अगर आपको किसी चालक को क्या करना है, दबाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य इस चालक की क्या बन जाएगी, ऊर्जा बन जाएगी। ठीक है, और इसी ऊर्जा का मान अपने को क्या करना है, निकालना है। समझ में आया क्या करना है, ऊर्जा का मान निकालना है। अतः यह ऊर्जा विद्युत क्षेत्र में स्थित चालक के आयतन में परिवर्तन से संबंधित होती है। मतलब आप क्या करते हो, यहाँ पे आयतन में परिवर्तन करते हो। आयतन में परिवर्तन कैसे करते हो कि आपने चालक को देखो दबा दिया तो उसका आयतन कम हो गया, अब साइज कम हो गया। साइज से क्या होता है, आयतन उसका निर्भर होता है। तो साइज कम हो गया तो मतलब आपने आयतन में परिवर्तन कर दिया। तो अब यहाँ पे जो परिभाषा बनती है, जो अपना टॉपिक है एकांक आयतन में ऊर्जा, उसकी परिभाषा देखो क्या है। ये परिभाषा है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन में संचित ऊर्जा घनत्व कहलाती है। मतलब कि आपको अगर मान लो इस गोले पर आपने क्या किया, इसके साइज को बदलने के लिए कार्य किया, तो वो कार्य इसमें
ऊर्जा के रूप में संचित होगा। और जब आप इस ऊर्जा को इस गोले के आयतन से भाग दे दोगे तो ये क्या आ जाएगी, एकांक आयतन में ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना होगा एकांक आयतन में ऊर्जा निकालने के लिए, सबसे पहले ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब जो इसका सूत्र स्थापना है, अब इसका फॉर्मूला डेरिवेशन करते हैं। तो वो एकांक आयतन में ऊर्जा आपको समझ आ गया भी, किसी चालक पर जब अपने आवेश देते हैं तो बाहर की ओर बल कार्य करता है। अब यदि इस चालक का अपने को साइज चेंज करना हो, मतलब इसे दबाना हो या फैलाना हो, कुछ भी करना हो, तो अपने को बाहर से कार्य करना पड़ेगा और वो कार्य उस चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इतनी सी बात है। ठीक है, तो अब देखो इसके स्टेप बताता हूं पहले मैं आपको। अब आपको निकालनी क्या है, एकांक आयतन में ऊर्जा। और एकांक आयतन में ऊर्जा आती किस कारण है कि आप इस पे क्या करते हो, कार्य करते हो। ठीक है, तो अब आपने प्रीवियस जो अपने टॉपिक किया था, पिछला टॉपिक था, उसमें अपने दाब निकाला था, दाब निकाला था। तो दाब से अपने क्या निकाल सकते हैं, पहले अपने को पता है भी चालक की सतह पर जो लगने वाला दाब होता है, इसका फॉर्मूला पता है भाई। इस चालक, इसको आप प्लस आवेश दे देना, मैं यहाँ पे आवेश देना भूल गया क्योंकि बुक में नहीं दिया हुआ था, आप इसको प्लस आवेश दे देना। तो इस जो चालक की सतह पर दाब लगेगा, वो दाब का मान अपने को पता है। प्रीवियस वीडियो में अपने दाब का मान निकाला था, और कितना निकाला था, सिग्मा स्क्वेयर अपॉन में क्या था, 2ε0, या इसका एक दूसरा रूप था और वो क्या था मैंने बताया था, वो होगा एप्साइलन की फॉर्म में, एप्साइलन नॉट ई स्क्वेयर, ये आया था, हाफ एप्साइलन नॉट ई स्क्वेयर विद्युत क्षेत्र के रूप में, और ये सिग्मा के रूप में। तो अब देखो स्टेप क्या रहेंगे यहाँ पे एकांक आयतन में ऊर्जा निकालने के। पहले तो आपको प्रेशर लिखना पड़ेगा, प्रेशर यानी दाब। दाब से आप बल निकालोगे। बल कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल बटा पी बराबर एफ बटा ए होता है। तो अब आपको एफ निकालना है, तो पी को आप क्या कर दोगे, ए से गुणा कर दोगे। क्या कर दोगे, ए से गुणा कर दोगे। अब बल से आपको क्या निकालना होगा, कार्य निकालना होगा, डब्लू। तो बल से अपने कार्य कैसे निकालेंगे, अपने को पता है विस्थापन पता है, यहाँ पे कितना विस्थापित किया पृष्ठ को, तो उससे कार्य आ जाएगा। और यही कार्य क्या बनेगा, इसकी ऊर्जा बनेगा। तो ऊर्जा आ गई। अब इस ऊर्जा को अपने क्या कर देंगे, ई बटा वी कर देंगे। तो ये आप क्या करो, ये सारे स्टेप क्या करो, साइड में लिख लो इस टॉपिक के। ठीक है ना, ये लगा के भी पहले अपने फोर्स निकाल, सॉरी प्रेशर यानी दाब निकालेंगे। फिर दाब से क्या आ जाएगा, बल का मान, बल से कार्य, कार्य से ऊर्जा, और ऊर्जा से एकांक आयतन में ऊर्जा। ये अपने स्टेप रहेंगे इसको सॉल्व करने के। तो स्टेप अगर अपने याद हो ना, तो फिर अपने उसको डेरिवेशन को याद करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब सूत्र स्थापना में अपने क्या करेंगे कि अपने मान लेते हैं कि चित्रानुसार एक आर त्रिज्या का आवेशित गोला है। अब ये चालक ठोस गोला भी हो सकता है और खोखला गोला भी हो सकता है, क्योंकि ठोस गोले और खोखले गोले दोनों के लिए सूत्र तो सेम ही होते हैं। तो कोई किसी भी प्रकार का गोला हो सकता है। इस गोले के अंदर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। गोले के अंदर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र यानी ई का मान 0 होगा। अब इस आर त्रिज्या के गोले को आपने आवेश दिया हुआ है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। और अब इस गोले को अपने क्या कर देते हैं, अंदर धकेल देते हैं, थोड़ा सा दबा देते हैं बाहर से। बाहर से दबाने को अपने क्या कह देते हैं, यहाँ बुक में दिया हुआ है उसका वर्ड संपीड़ित करना। संपीड़ित का मतलब दबाना। तो जब आपको पता है कि इस पे बल क्या करेगा, बाहर की ओर कार्य करता है। जो बल आपने पिछली वीडियो में निकाला था, वो बल क्या है, बाहर की ओर कार्य करता है आवेश के प्रतिकर्षण के कारण। तो अब इसको जब आपको दबाना पड़ेगा, तो इस बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, इस गोले की त्रिज्या पहले तो कैपिटल आर थी, और फिर इस कैपिटल आर को आपने क्या कर दिया, कैपिटल आर, सॉरी स्मॉल आर थी, स्मॉल आर माइनस डी आर। मतलब आपने इस गोले को दबाया कितना, डी आर दबा दिया। तो मतलब यहाँ पे विस्थापन का मान क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। समझ में आया, डी आर यहाँ पे क्या हो गया, विस्थापन का मान हो जाएगा। तो ये आ गया। तो अब वही चीज़ है कि चित्रानुसार माना एक चालक गोला या गोलीय कोश है, कुछ भी हो सकता है। इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। तो गोले की सतह पर बाहर की ओर जो दाब लगेगा, वो दाब क्या लगेगा, सिग्मा स्क्वेयर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दाब का मान हो जाएगा। अतः गोले की सतह पर बाहर की ओर लगने वाला बल, तो अब देखो दाब से बल निकालना है, तो बल बराबर क्या हो जाएगा, दाब गुणा क्षेत्रफल। तो अब आपको पता है कि गोले का जो क्षेत्रफल है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे अपने। तो गोले की त्रिज्या आर है, तो जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वेयर। तो ये आ गया बल अपने पास। दाब से बल आ गया ना, सिग्मा स्क्वेयर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट और इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर।
अब देखो क्या नेक्स्ट जो लाइन लिखी हुई है, अब आपको बल से क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो कार्य देखो कैसे निकालेंगे अपने, कि माना बल के विरुद्ध इस गोले को dr दूरी तक विस्थापित किया जाता है। जो आपने बल लगाते हो ना, बल इस पर लग रहा है बाहर की ओर, जो बल लग रहा है उसके विरुद्ध आप इसे क्या करते हो, विस्थापित करते हो। और कितनी दूरी तक विस्थापित करते हो, dr दूरी तक विस्थापित करते हो। तो dr विस्थापन में किया गया कार्य। देखो विस्थापित करना या यहाँ पे संपीड़ित करना एक ही बात है, ये दोनों एक ही वर्ड हैं, तभी मैंने नीचे संपीड़ित लिखा हुआ है। ठीक है, तो विस्थापन में किया गया कार्य W इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, सॉरी यहाँ डी डब्ल्यू आना था, क्या आना था, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ का मान रख दोगे सिग्मा स्क्वेयर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर, ये आपके पास क्या आ गया, कार्य का मान आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज बन रही है 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर। 4 पाई आर स्क्वेयर तो क्या है, यहाँ पे क्षेत्रफल है और डी आर दूरी तक आपने उसे विस्थापित किया है। तो क्षेत्रफल और गुणा में विस्थापन, क्षेत्रफल गुणा लंबाई, तो इसकी जो यूनिट बनेगी यानी मात्रक बनेगा वो क्या बनेगा, देखो क्षेत्रफल का तो मीटर स्क्वायर होता है और जो आर है वो क्या किस में मापते हैं, अपने मीटर में, तो मीटर क्यूब बनेगा। तो मीटर क्यूब क्या होता है, आयतन होता है। तो ये एक तरह का क्या है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये पूरा कंप्लीट जो टर्म यहाँ पे दी हुई है ये यहाँ पे आयतन है, आयतन को प्रदर्शित करता है डी वी। अब आयतन ये है कौन सा, ये आयतन वो वाला है जो आपने कम किया है गोले का, यानी गोले को दबाकर आपने क्या कर दिया, इसका साइज छोटा कर दिया। तो ये मैंने जो लाइनें सी लगा रखी है ना, ये वाला पार्ट यानी डैश डैश वाला पार्ट और गोले की सतह के बीच वाला भाग है, ये वाला जितना भी पार्ट है ना ये सारा। तो इसका देखो क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर है सारे का, 4 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल था और आपने इसको दबा कितना दिया, डी आर दबा दिया। तो मतलब ये वाला आयतन आ जाएगा जो जितना आपने क्या किया, विस्थापित किया है भाग गोले का। तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर क्या आ रहा है, आयतन आ रहा है, यानी गोले के आयतन में कमी को प्रदर्शित करता है, जो संपीड़न के कारण गोले के आयतन में कमी को दर्शाता है। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू अपने इसको 4 पाई आर स्क्वायर डी आर को डी वी लिख रहे हैं। तो कार्य का मान अपने पास आ गया सिग्मा स्क्वेयर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इनटू में डी वी। और यही कार्य गोले में ऊर्जा के रूप में संचित होता है, यानी स्थितिज ऊर्जा बनती है गोले की ये। तो स्थितिज ऊर्जा का जो सिंबल होता है, चिन्ह होता है, वो डी यू से अपने लिखते हैं। तो डी यू या डी डब्ल्यू एक ही बात है। और आप यहाँ पे अगर कारण देना चाहो तो वह आप कारण दे सकते हो यहाँ पे कि कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय यहाँ पे लगती है। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वेयर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी वी जो ऊपर लिखा हुआ है, या इसका दूसरा रूप मैंने लिख दिया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर डी वी। क्यों ये क्यों लिखा, क्योंकि आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था दाब का मान या तो सिग्मा स्क्वेयर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है या हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर होता है, ये तीव्रता के रूप में है। तो दोनों ही सूत्र इसके लिख दिए। तो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा, अब ये तो था कि आपके पास छोटा सा डी आर विस्थापन के लिए आपको क्या किया हुआ, आपने ऊर्जा निकाली है। ठीक है, तो आप पूरे के लिए क्या करेंगे, पूरे के लिए अपने इसका समाकलन कर देंगे, u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी यू। तो डी यू का समाकलन करोगे तो ये समाकलन के रूप में इसका क्या आ जाएगा, आपके पास ऊर्जा का मान आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जो ऊर्जा मेनली जो पूछते हैं ऊर्जा, वो एकांक आयतन की ऊर्जा पूछते हैं। ये वाले सूत्र आपसे कभी नहीं पूछेंगे, जो ये वाला सूत्र निकाला ना अभी, ये कभी नहीं पूछेंगे आपसे, ना ही इस पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल होगा। ये तो आपको चलो निकाल के बता दिया। बात आती है नेक्स्ट एकांक आयतन में ऊर्जा की। तो एकांक आयतन में ऊर्जा आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पता है कि डी वी आयतन में ऊर्जा कितनी है, डी वी आयतन में ऊर्जा सिग्मा स्क्वेयर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी वी है। तो आप एकांक आयतन में ऊर्जा निकालोगे तो डी यू को किससे भाग कर दोगे, डी वी से भाग कर दोगे। भाई ये तो थी डी वी आयतन में ऊर्जा इतनी, डी यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वेयर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी वी। तो अब आपको एकांक आयतन में निकालना है तो उस आयतन से भाग कर दो डी वी से। तो डी वी से अगर अपने भाग कर देंगे तो इसका देखो सूत्र क्या आ जाएगा, इसको यू वी से लिखेंगे एकांक आयतन की ऊर्जा को। तो इसका मान हो जाएगा सिग्मा स्क्वेयर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वेयर। तो आप सोच रहे होगे भाई सर ये तो सूत्र वही आ रहा है सेम ही दाब वाला, तो वही चीज़ है दाब। ठीक है, कि दाब क्या होता है, देखो अब आप ये वाला चीज़ है यहाँ, तो इसको अपने बोल रहे हैं एकांक आयतन की ऊर्जा। तो अब आपके दिमाग में ये चीज़ जा रही होगी कईयों के भी सर दाब, वहाँ पर आपने दाब बोला था इसको, यहाँ आपने इसको ऊर्जा बोला, तो दाब और ऊर्जा तो दोनों भिन्न भिन्न राशि हैं, तो फिर इनके सूत्र कैसे सेम आ गए। तो देखो आप यहाँ पे क्या निकाल रहे हो, ओनली ऊर्जा नहीं है ये,
ये क्या है, एकांक आयतन की ऊर्जा है। यानी ऊर्जा को आप यानी एनर्जी को किससे भाग दे रहे हो, आयतन से भाग दे रहे हो, v से। तो जब आप ऊर्जा को आयतन से भाग दोगे, इसकी विमा निकाल के देखना आप, ऊर्जा की m1 L1 T-2 और इसकी L3 होती है, और दाब की आप विमा निकाल के देखना, दोनों ही सेम राशियां बनती हैं, दोनों की विमा सेम आएगी। तो बात एक ही है, यहाँ पे इसको अपने एकांक आयतन की ऊर्जा बोल रहे हैं, वहाँ इसको दाब बोला था, बस दोनों के नाम में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों के उत्पन्न होने का कारण भी अलग है। वहाँ पे जो दाब उत्पन्न हो रहा था वो आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा था, लेकिन यहाँ एकांक आयतन की जो ऊर्जा है ये अपने द्वारा किए गए कार्य के कारण उत्पन्न हो रही है। ऐसे नहीं भी दोनों एक ही चीज़ हैं, उत्पन्न के कारण अलग है दोनों का, लेकिन फॉर्मूले सेम आ गए हैं। फॉर्मूले सेम यानी इनकी विमाएँ भी सेम आ जाएंगी। आप विमा इसकी निकाल के देखना। तो ये अपने पास था एकांक आयतन में ऊर्जा, मतलब कि आप किसी आवेशित चालक पर जब आप क्या कर देते हो, विस्थापित करते हो, उसको दबाते हो, तो आपके द्वारा किया गया कार्य जो उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो इकाई आयतन में कितनी ऊर्जा संचित होती है, वो आपका एकांक आयतन में ऊर्जा, या इसको ऊर्जा घनत्व भी कह देते हैं। एकांक आयतन में ऊर्जा को क्या बोलेंगे, ऊर्जा घनत्व कहेंगे। इसका दूसरा नाम लिख लेना, ऊर्जा घनत्व। अब आता है इसका लास्ट टॉपिक, वो आता है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड सोप बबल। अब देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक पीछे वाला जो है, यानी कि इसमें फॉर्मूले यूज होंगे, और एक फॉर्मूला इसमें 11वीं क्लास का यूज होगा। ठीक है ना, एक फॉर्मूला तो अभी जो आपने टॉपिक पढ़ा है, या दाब विद्युत दाब वाला टॉपिक था, उसका फॉर्मूला यूज होगा, और दूसरा फॉर्मूला इसमें प्रीवियस ईयर पृष्ठ तनाव वाला चैप्टर था 11वीं क्लास में, 11वां चैप्टर था पृष्ठ तनाव, जिसमें बर्नौली प्रमेय थी, टॉरिसेली प्रमेय थी, उसमें बहुत सारा रीजन पढ़े थे आपने, यानी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बढ़िया। वो बर्नौली प्रमेय से आपके याद आ जाएगा। तो उस चैप्टर में एक फॉर्मूला आया था, उस चैप्टर में अपने पढ़ा था कि जब कोई साबुन का जैसे बुलबुला होता है, तो साबुन के बुलबुला क्या करता है, अपना साइज मेंटेन रखता है। अभी साबुन का बुलबुला क्या होता है, ऐसे बनता है साबुन का बुलबुला। तो अब इस बुलबुले पर क्या होता है, बाहर से तो वायुमंडलीय दाब कार्य करता है, तो इस बुलबुले के अंदर भी क्या होता है, एक दाब स्टार्ट हो जाता है लगना। तो इन दोनों दाबों के अंतर के कारण यहाँ पे नेट दाब बाहर की ओर लगता है। एक जैसे मान लो कि बाहर आपका 50 पास्कल दाब लग रहा है, तो अंदर से कितना लगेगा, 60 लगेगा। तो इस पर नेट अंदर से ही क्या लगेगा, एक 10, यानी दोनों का अगर माइनस कर दें तो 10 पास्कल का एक दाब एक्स्ट्रा लगेगा। और ये वाला दाब क्या करता है, इस बुलबुले की सतह को हर तरह यानी हर स्थिति में क्या करता है, धकेल के रखता है। और ये दाब किसके कारण उत्पन्न होता है, पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न होता है। और अगर मैंने और आपने पढ़ा भी होगा ये वाली चीज़ कि अगर तो अपने पानी का बुलबुला लें, पानी की बूंद लें, तो पानी की बूंद के अंदर भी दाब अधिक क्या होता है, वहाँ पे जो पृष्ठ तनाव के कारण दाब अधिक क्या होता है, वो 2T/R होता है। टी यहाँ पे पृष्ठ तनाव और आर उस बुलबुले की त्रिज्या है। और अगर आप साबुन का बुलबुला लेते हो तो उसमें 4T/R आता है, क्योंकि साबुन के बुलबुले के दो मुक्त पृष्ठ होते हैं। मुक्त पृष्ठ वो वाले होते हैं जो वायु के संपर्क में होते हैं, तो साबुन के बुलबुले के अंदर भी तो वायु ही होती है, तो एक अंदर वाला पृष्ठ और एक बाहर वाला पृष्ठ, इसके दो मुक्त पृष्ठ होंगे। तो इसमें जो दाब आधिक्य है, यानी कि अंदर की ओर जो ज़्यादा दाब कार्य करता है, जो इस बुलबुले की शेप को क्या रखता है, मेंटेन रखता है, हर समय बनाए रखता है, तो उस दाब का मान 4T/R होता है। और जो अपना अगर पानी का बुलबुला लें, तो पानी की बूंद लें सॉरी, तो उसके लिए दाब अधिक्य का मान 2T/R होता है। और इसी दाब के कारण पानी की बूंद अपने आप को गोल रखती है। ये 11वीं क्लास की बात है। तो अब अपने को बस इतना याद होना चाहिए, साबुन के बुलबुले के लिए दाब अधिक्य का सूत्र क्या होता है और दाब अधिक्य चीज़ क्या होती है। तो दाब अधिक्य थोड़ी सी मैं यहाँ पे आपको समझा भी देता हूँ कि जब साबुन के बुलबुले का निर्माण होता है तो पृष्ठ तनाव के कारण बुलबुला संकुचित होता है। यानी पृष्ठ तनाव क्या होता है कि किसी भी पृष्ठ यानी मुक्त पृष्ठ के आकार को क्या करता है, कम करने की ट्राई करता है। तो बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा हो जाता है। अब जो अंदर यहाँ पे प्रेशर होगा वो इस वायुमंडलीय दाब से क्या हो जाएगा, बाहर वाले से पी आउटसाइड वाले से ज़्यादा हो जाएगा। अंदर वाला जो प्रेशर होगा तो बाहर वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है, इसे दाब अधिक्य कहते हैं। अगर इन दोनों प्रेशर का अपने अंतर निकाल लें, अंदर वाले और बाहर वाले का, तो इसको अपने PEX से लिखते थे। PXS प्रेशर दाब अधिक्य, दोनों दाबों का अंतर होता था ये वाला। तो यदि साबुन के गोल का पृष्ठ तनाव T है तो दाब अधिक्य अपने इस फॉर्मूले से देते थे। ये अपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। जिसको नहीं पता वो आप प्रीवियस ईयर की बुक उठा के और 11वां चैप्टर देख लेना, वहाँ पे पृष्ठ तनाव वाला। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जो कहानी आती है वो क्या है,
अब देखो आपको पता है कि अगर मान लो आपने एक बुलबुला लिया हुआ है तो इस बुलबुले के अंदर क्या लगता है, एक दाब लगता है, नेट दाब पी एक्सेस, इसको 40/r से अपने लिखते हैं। मतलब जो इस बुलबुले के अंदर का दाब है वो क्या है, 40/r लगता है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है कि अपने को पता है कि अगर इस बुलबुले को अपने आवेश दे दें, क्या दे दें, बुलबुले को आवेश दे दें, तो वो बुलबुले को जो आवेश है, वो बुलबुले का आवेश इसकी सतह पर अब क्या लगाना शुरू कर देगा, दाब लगाना स्टार्ट कर देगा। और उस दाब को अपने क्या बोल देते हैं, विद्युत दाब कह देते हैं। भैया अगर देखो बुलबुले पर अंदर तो दाब कितना है, 40/r है। कितना है अंदर दाब, 40/r है। और इसके बाहर क्या है, बाहर जो दाब है, बाहर दाब का मान अपने निकाला हुआ है वो कितना होता है, सिग्मा स्क्वेयर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये दाब कब होता है, सिग्मा स्क्वेयर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जब आप इस बुलबुले को क्या दे दोगे, आवेश दे दोगे। ठीक है ना, साबुन के बुलबुले को क्या दे दोगे, आवेश दे दोगे, तो इस पर बाहर भी एक दाब कार्य करेगा। तो अब आपको पता है कि जो दाब अधिक्य होगा, वैसे तो ये वाला दाब अधिक्य ही है, लेकिन अब इस कंडीशन में दाब अधिक्य क्या होगा, जब आपने बुलबुले को आवेश दे दिया। जब आपने आवेश नहीं दिया था तब तो दाब अधिक्य का मान क्या था, 40/r था। अब इस पे क्या हो गया, ये वाला दाब एक एक्स्ट्रा लगना स्टार्ट हो गया। तो अब इस पे नेट दाब अधिक्य क्या होगा, इन दोनों दाबों के अंतर के बराबर होगा, 40/r और माइनस सिग्मा स्क्वेयर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के क्या हो जाएगा, अंतर के बराबर हो जाएगा ये वाला दाब अधिक्य। अगर आपके नहीं याद होता ये वाली चीज़ तो इसको रट्टा मार लो, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। यानी कि दाब अधिक्य क्या होगा, एक बार और समझ लो भाई। दाब अधिक्य की परिभाषा क्या होती है वो आप देखो, प्रीवियस ईयर पढ़ो। प्रीवियस ईयर मैं इतनी डिटेल से यहाँ नहीं बता सकता, मैं इतना कह सकता हूँ कि अंदर जो दाब है वो 40/r है और बाहर दाब क्या होगा, सिग्मा स्क्वेयर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब आप इसमें जो नेट दाब अगर आपको कह दूं भी नेट दाब कितना होगा, तो इन दोनों दाबों के अंतर के बराबर होगा नेट दाब। तो दोनों दाबों के अंतर के बराबर इसमें क्या हो जाएगा, दाब अधिक्य का मान हो जाएगा। और संतुलन की अवस्था, अब आपको कहा हुआ है, टॉपिक का नाम ही ये है, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा, ये वाले आपको, यानी इस पे जो नेट एक्सेस प्रेशर है, पी एक्सेस है, वो दाब अधिक्य का मान वो 0 होगा। या आप इस पे कह सकते हो कि अंदर वाला दाब और बाहर वाला दाब बराबर होंगे। जब दोनों बराबर होंगे, मान लो ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो दोनों दाब क्या हो जाएगा, दोनों का 0 हो जाएगा, ये वाला अंतर जो होगा। ठीक है, तो इस पे दाब अधिक्य का मान 0 होगा, ये कंडीशन है। कई पूछते हैं सर यहाँ पे कि सर आपने पी एक्सेस 0 क्यों रखा, तो ये भाई कंडीशन है, संतुलन अवस्था की कंडीशन है, ये आपको ऐसे की ऐसी याद रखनी पड़ेगी। साबुन के बुलबुले के लिए इसको परिभाषित ऐसी करते हैं कि साबुन के बुलबुले की संतुलित अवस्था तभी होती है जब उस पर नेट दाब अधिक है, उसका मान क्या हो, 0, कंडीशन होती है ये। तो अब देखो पी एक्सेस का मान रखो आप यहाँ पे 40/r और सिग्मा स्क्वेयर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 0। तो अब इसको इधर ले जाओ, सिग्मा स्क्वेयर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को, और यहाँ से देखो आपके पास ये जो फॉर्मूला है ना, न्यूमेरिकल में काम आता है। एक न्यूमेरिकल इस टॉपिक के जस्ट नीचे दिया हुआ, आप बुक में देखना। तो इससे अपने कई राशियाँ पूछ सकते हैं। आपको तो क्या पता होना चाहिए, बस ये वाली इक्वेशन पता है ना, तो आप सभी राशियों के मान निकाल सकते हो। आपको क्या करेंगे, आपको कोई सारी राशियों के मान दे देंगे और कोई एक राशि पूछ लेंगे। जैसे मान लो आपसे सिग्मा पूछ लिया, अभी सिग्मा का मान ज्ञात करो, तो सिग्मा स्क्वायर का मान निकालो आप यहाँ से, ये 2 एप्सिलॉन नॉट इधर गुणा हो जाएगा, तो ये बनेगा 8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन आर, और सिग्मा का मान निकालोगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। या फिर दोबारा समीकरण 2 से अगर मैं बात करूँ, ये वाली समीकरण 2 है, इससे अगर आपको आर का मान पूछ लें तो आर का मान यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर की जगह आर को भेजो और आर की जगह सिग्मा स्क्वायर भेज दो, तो आर का मान ये वाला आ जाएगा। तो आपको टी सिग्मा स्क्वायर, टी सिग्मा और आर, इन तीनों में से कोई दो राशियों के मान देगा और तीसरी का पूछ लेगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लें कि साबुन के बुलबुले पर आवेश का मान, तो आवेश देखो क्या होगा कि देखो आपको पता है कि इकाई क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है वो तो होता है सिग्मा, तो पूरे क्षेत्रफल पर आवेश अपने सिग्मा क्या कर देंगे, सिग्मा एस कर देते हैं वैसे तो। अब ऐसे यहाँ पे क्षेत्रफल होता है तो सिग्मा इंटू 4πr²। देखो आपको पता है कि इकाई क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है, तो 4πr² क्षेत्रफल, पूरे बुलबुले का जो क्षेत्रफल होगा वो 4πr² होगा, तो इस पर इतना आवेश होगा। तो अब सिग्मा का मान अपने क्या करेंगे, ऊपर निकाला हुआ है वो वाला मान यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे देखो एक कैलकुलेशन आती है जिसमें बायो वाले स्टूडेंट खास करके कंफ्यूज होते हैं, तो उसको अच्छे तरीके से समझ लो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 4π को आगे लेके आ रहा हूँ, इस 4π को आगे लेके आया और इस r² को इस अंडर रूट के अंदर लेके जा रहा हूँ।
आप देखो यहाँ पे एक उदाहरण देता हूँ कि अगर मैं √4 का मान निकालूं तो वो आता है 2। ठीक है, क्या आता है? 2 आता है। या फिर आप ऐसे कहो कि √16 का मान निकालूं मैं, √16 का, तो वो मान कितना आता है? 4 आता है। तो 4 क्या होता है? 2 की स्क्वायर होता है। 4 क्या होता है? 2 की स्क्वायर होता है। और 16 क्या होता है? 2 की पावर क्या होता है? 4 होता है। 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4, यानी अंडरूड में 2 की पावर 4 है तो उसका मान है 2 की पावर 2, यानी अंडरूड पावर को क्या कर देता है? आधी कर देता है। तो अब अगर मान लो इस 2 को आप वापस अंडरूड में भेज रहे हो तो इसकी जो पावर है वो दोबारा से डबल हो जाएगी। तो वही चीज़ है कि इस आर स्क्वेयर को मैं अंडरूड के अंदर भेज रहा हूँ तो ये आर की पावर 4 बन जाएगा यहाँ पे। इस उदाहरण से आप इसको याद कर सकते हो। तो अंदर आर की पावर 4 बनेगा, नीचे आर है तो आर की पावर 4 से आर कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपके पास आवेश का मान 4π√8ε0 T r³ तो इससे आप आवेश निकाल सकते हो। तो आपने यहाँ पे सिग्मा निकाल लिया, आर निकाल लिया, टी का मान निकाल सकते हो। अगर टी निकालना चाहो तो ये सिग्मा स्क्वेयर इधर गुणा जाएगा, सिग्मा स्क्वेयर r/8ε0 T का मान आ जाएगा, या आप क्यू का मान, यानी सारी राशियों में से ये वाला जो टॉपिक है वो ज़्यादा न्यूमेरिकल में आता है। ठीक है, एक आधी बार पूछा हो टॉपिक, ज़्यादा बार नहीं। तो अब एक चीज़ और सुन लो आप इस टॉपिक में, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा भाई दाब अधिक्या और ये सब सारा सिस्टम क्या होता है, कई स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं समझ आ रहा, तो आप इतनी बात याद रख लो भी साबुन के आवेशित बुलबुला आ गया शब्द यहाँ पे। ठीक है, तो साबुन के आवेशित बुलबुले के अंदर जो दाब होता है वो 40/r होता है, और बाहर वाला दाब आपने पढ़ा, यानी दोनों दाबों को आप सीधा बराबर कर दो, यहाँ पे इक्वल कर दो, बस ये वाला फार्मूला लगा दो, दोनों को इक्वल कर दो, तो उससे क्या हो जाएगा? आपका फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका है, इसको अगर नहीं याद आपके होता तभी। ठीक है ना, तो ये वाला आपका था अभी सेकंड चैप्टर, मैंने अपनी तरफ से पूरा करवा दिया इसे। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन कर लेंगे, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन और फिर प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन करके इसको कंप्लीट कर देंगे बिल्कुल 100%। तो आप इसको अच्छे तरीके से करते रहो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, और बाकी आप सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, आगे से आगे शेयर करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।